नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। निशिकांत दुबे का बड़ा दावा, कांग्रेस को मिला सीआईए से पैसा। हिंदी थोपने का फैसला वापस, संजय राउत बोले मराठी की जीत। कॉर्बेट में ऑपरेशन मानसून शुरू, तस्करी पर रोकने के लिए वन विभाग अलर्ट। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। निशिकांत दुबे का बड़ा दावा, कांग्रेस को मिला सीआईए से पैसा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी जंग तेज और तीखी होती जा रही है। इस बार भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। निशिकांत दुबे ने अपनी एक पोस्ट में दावा किया है कि 1947 से लेकर 2014 तक इंदिरा गांधी परिवार ने जनता को लूटने की योजना बनाई है और अमेरिका, चीन और रूस के दबाव में नीतियां बनाई है। उन्होंने आगे कहा कि इन नीतियों के चलते भारत को भूखमरी, निराशा और भ्रष्टाचार में धकेल दिया गया है। भाजपा सांसद ने ये भी कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और मैं इसके सबूत के तौर पर सारे दस्तावेज दे रहा हूँ। आना था लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। एग्जैक्ट यदि 1947 से लेकर 2014 तक, बीच का यदि 98 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को छोड़ दीजिए। हम परमाणु विस्फोट करना चाहते थे, नरसिम्हा राव जी ने लिखा, परमाणु विस्फोट नहीं कर पाए। प्लानिंग कमीशन रूस में था तो प्लानिंग कमीशन हमारे यहां बन गया। 150 एमपी 1985 में एचकेएल भगत के नेतृत्व में या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के नेतृत्व में रूस से पैसा लेता था। उनका घर चलता था, परिवार चलता था, उनका घूमना फिरना होता था, उनके बच्चे पढ़ते थे। क्या ये अलार्मिंग नहीं है? क्या ये जांच का विषय नहीं था? क्या 2011 में ये डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ? 2011 से लेकर 14 तक कांग्रेस को ट्रांसपेरेंसी से नहीं आना चाहिए था? अखबार में क्या छपेगा, प्रिंट मीडिया में क्या चलेगा, न्यूज एजेंसी में क्या चलेगा, ये केजीबी तय करता था। 1100 एजेंट केजीबी के भारत के अंदर मौजूद थे। कौन सा व्यापारी संगठन क्या काम करेगा, किस तरह से लॉबिस्ट क्या काम करेगा, ये सारी चीजें पूरा का पूरा जो है केजीबी या सोवियत संघ जो है वो तय करता था। इस तरह से नीतियां बनेंगी। सुभद्रा जोशी कांग्रेस की कैंडिडेट थी, उसने 5 लाख रुपया उस जमाने में जो है जर्मन से ले लिया, जर्मनी से ले लिया। उसको सजा देने के बदले उल्टा उसको इंडो जर्मन फोरम का जो है आपने अध्यक्ष बना दिया। कई एक लोगों को लगा कि ये अमेरिका के कहने पर जो है इस तरह के अमेरिका मुझे कागज दे रहा है, ट्वीट कर। आज मैंने ये कह दिया कि आज जो मोनियान जो यहाँ का एम्बेसडर था अमेरिका का, उसने अपनी किताब में लिखा कि 2 बार कांग्रेस को जो है हमने पैसा दिया और एक बार तो वैसा पैसा दिया जब इंदिरा गांधी खुद कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। उनको हमने मतलब अरबों रुपया जो है दिया। इस पर 10 मई 1979 को राज्यसभा के अंदर डिबेट हुआ। तत्कालीन जो गृह मंत्री थे एचएम पटेल, उन्होंने स्वीकार किया कि ये फैक्ट है कि उन्होंने लिखा है और इस तरह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पैसा नहीं ले सकती। उसका जांच होना चाहिए था ना, उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए था ना। पूरा का पूरा 1947 से लेकर 2014 तक इंदिरा गांधी फैमिली ने जो है पूरे देश को बेचने का, पूरे दुनिया में अमेरिका और रूस के दबाव में, चीन के दबाव में किस तरह की पॉलिसी बनती है उस तरह का पॉलिसी बनाने का, और भारत को भूखमरी, भय, भूख और भ्रष्टाचार में कैसे धकेला जाए, इसका काम किया है। और मेरा एक ही मांग है कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो अब आए हैं उसके आधार पर भारत सरकार को एक न्यायिक जांच आयोग बनाना चाहिए और इसमें जितने लोग हैं जो जिंदा हैं उनको सलाखों के पीछे डालिए और जो मर गए हैं उनको देश के सामने एक्सपोज करिए। सर, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप लोग दबाव में कम कर रहे हैं, इसीलिए ट्रंप के कहने पे सीज फायर हुआ पाकिस्तान के। एक कागज दिखाए ना, मैं तो सारे डॉक्यूमेंट दे रहा हूं। मैंने यासिर अराफात का कह दिया कि यासिर अराफात ने जो है खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान में कहा कि शिमला समझौता जो है उसने किया। तो क्या शिमला समझौता यासिर अराफात के कहने पर कर दिया? मैंने निक्सन की डायरी बता दी कि वो कह रहा है कि हमारे कहने से शिमला समझौता किया। तो क्या शिमला समझौता आपने वैसे कर दिया? आप ये बताइए ना। सार्क में जो है मैंने कई एक चिट्ठी जो है रोनाल्ड रेगन की दिखी है, वो ये कह रहा है कि अफगानिस्तान में भारत की क्या पॉलिसी होगी राजीव गांधी को वो डिक्टेट कर रहा है। तो क्या आप रेगन के कहने पर करते थे? क्लिंटन की कई एक चिट्ठी मैंने दिखा दी जो ये कह रहा है कि मनमोहन सिंह जी को उसने ये कहा। ओबामा की चिट्ठी है कि न्यूक्लियर डील जो आपने किया वो अमेरिका के दबाव में किया, आपने उसके दबाव में किया। तो क्या आप यही काम करते हैं? अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। ये मोदी जी की सरकार है, न झुकती है न किसी के दबाव में आती है। पाकिस्तान ने बात किया, हमने जो है युद्ध रोका। जिस दिन पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करेगा हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, इसलिए हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। सर, एक आखिरी सवाल है, आप लगातार पूरी सीरीज दिखा रहे हैं कि इस तरीके से विदेशियों का दबाव रहा है भारत के अंदर,
अब चूंकि सरकार आपकी है, केंद्र में 11 साल हो गए, तो आपको जीत मैंने कहा ना कि न्यायिक जांच आयोग की तो मांग कर ही रहा हूँ। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हिंदी थोपने का फैसला वापस, संजय राउत बोले मराठी की जीत। मुंबई में मराठी बनाम हिंदी विवाद पर शिवसेना यूबीटी की बड़ी राजनीतिक बढ़त मिली है। पार्टी के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि राज्य सरकार ने हिंदी थोपे जाने का निर्णय वापस ले लिया है। उन्होंने इस मराठी की जीत करार देते हुए कहा कि हमने 5 जुलाई को मराठी विजय दिवस के रूप में रैली बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। अब हम उसी दिन एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करेंगे। जानना चाहेंगे आपकी जो जुलूस आपका जो जुलूस होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, डॉक्यूमेंट्स आपको दिखने वाले, किस तरीके से योजना बनी? देखिए, मराठी विजय दिवस, जो मराठी विजय दिवस है, हम एक साथ आ गए, पूरी मराठी जनता, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी, कांग्रेस के लीडर्स, और हमने जो हिंदी जबरदस्ती यहाँ कर रहे थे प्राइमरी एजुकेशन स्कूलों में, वो अध्यादेश को हमने हटा दिया, वो पीछे ले लिया। महाराष्ट्र के लिए ये एक विजय का, एक जल्लोष का दिन है। तो 5 तारीख को हम एक मोर्चा निकालने वाले थे इस अध्यादेश, सरकारी आदेश के खिलाफ। अब उसकी जरूरत नहीं है, तो हम 5 तारीख को एक भव्य विजय जल्लोष का कार्यक्रम करेंगे, मराठी विजय दिवस। और उसमें 5 तारीख को होगा ये वर्ली में जो डोम सभागृह है, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ जमा होते हैं। वहाँ उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी एक साथ मंच साझा करेंगे। जो महाराष्ट्र की जनता की इच्छा है कि ये 2 नेता, 2 भाई एक साथ दिखने चाहिए। मुझे लगता है 5 तारीख को ये नज़ारा पूरे राज्य को और देश को दिखेगा। ऑपोजिशन जो बाकी पार्टी को बुलाया जाएगा, शिंदे सेना भी है, बाकी सभी को बुलाया जाएगा। हम सबको बुलाएंगे, हम सबको बुलाएंगे ना। अपने आप को जो लोग मराठी मानते हैं, एकनाथ शिंदे को बुलाएंगे, अजित पवार को बुलाएंगे, देवेंद्र फडणवीस को बुलाएंगे, नितिन गडकरी को बुलाएंगे। आप नाम दीजिए, हम सबको बुला लेंगे। अपने आप को जो मराठी बोलते हैं कि हम मराठी नेता है महाराष्ट्र के, तो हम सबको बुला लेंगे। आप आइए अगर आना है तो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कॉर्बेट में ऑपरेशन मानसून शुरू, तस्करी पर रोकने के लिए वन विभाग अलर्ट। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कॉर्बेट टाइल्स रिजर्व में पर्यटन सीजन खत्म होने के साथ ही वन विभाग ने ऑपरेशन मानसून की शुरुआत कर दी है। कॉर्बेट में के निर्देशक डॉक्टर सांकेत बडोल ने कहा कि ये इलाका बहुत संवेदनशील है और बरसात के मौसम में चुनौतियों और भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस मौसम में सड़कों का क्षतिग्रस्त होना, गतिश में रुकावट और तस्करी की कोशिश आम बात होती है। इसीलिए हम हर साल 15 जून को ऑपरेशन मानसून शुरू करते हैं। इस अभियान के तहत विशेष रूप से उन इलाकों में गतिश और निगरानी बढ़ाई जाती है जो तस्करों के लिए आसान निशाना बन सके। ठीक है, जरूर आ जाओ। BJ4 की टीम गश्त पर रवानगी, और कोई मैसेज होगा तो BJ4 पे छोड़ दीजिएगा। BJ4 BJ5 गश्त सूचना देंगे। ठीक है, हवा में इसमें बैठाया नहीं बैठाया लोगों को। मैंने इसलिए बोल रहा हूँ कि बार बार ये नहीं कि हफ्ते हम महीने का वेट करें, ये क्या है। और किसी एरिया में आपने एक बार पेट्रोल कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड हो गया तब उसके बाद नहीं जाना है। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कितनी बार उस एरिया में आपने ट्रैक किया। स्पेशली जो दूर वाले जो एरिया है उनको ज़रा अच्छे से आप मॉनिटरिंग करिए, ठीक है। आपको पता ही है कि आपका जो उधर वाला जो शहर से लगा हुआ एरिया है वो सारा का सारा थोड़ा वैसा है, खतरनाक रहता है, खतरा रहता है उसमें ध्यान रखिए। या सीधे
जो पागल टाइप के बोलते हैं वैसे करता है, उनकी भी एंट्री होती है। क्योंकि हमने सिमल चौड़ में कई लोगों को एक आध बार पहले ही पकड़ा था, तो रात में वो समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए अपनी पर्सनल सुरक्षा पे पूरा ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा ध्यान आपका पर्सनल सुरक्षा पे होना चाहिए। अगर आप ठीक हो, आप सही से पेट्रोल कर सकते हो, बाकी सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए उसके लिए क्या करना है, एक तो लापरवाही नहीं करनी। ये नहीं कि साहब हम आर्म्स लेके नहीं गए, कई बार ऐसा होता है कि वायरलेस लेके ही नहीं जाते, ठीक है। तो ये नहीं करना है, हमेशा टीम बना के चलना है, अकेले नहीं जाना है। जो उधर ही देखो, उधर देखो। देखिए, आपको पता है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो वन क्षेत्र है बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है। यहाँ पर वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा प्राथमिकता रहती है वो रहती है। बरसात के दिनों में कुछ नए चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, क्योंकि ये जो लोअर पहाड़ी वाला क्षेत्र है, भाबर वाला क्षेत्र है, यहाँ बारिश बहुत होती है, बहुत तरह के नाले हैं, नदी हैं, वो सब चीज़ें रहती हैं। उसकी वजह से रास्ते जो है हमारे, जो अप्रोच रोड्स होती हैं वो सब ध्वस्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इसीलिए हम इस ड्यूरेशन में 15 जून से स्पेशली हम ऑपरेशन मॉनसून नाम का एक स्पेशल अभियान चलाते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा मेन फोकस होता है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ पर हमारी प्रेजेंस जो है स्टाफ की वो लगातार बनी रहे। उसके लिए हमारा स्टाफ पैदल पेट्रोलिंग करता है। हम छोटे छोटे ग्रुप बना के और सारी चीज़ें उसमें उनको इक्विप करके, चाहे वो वायरलेस हो चाहे आर्म्स हो, उसके दौरान वो इन क्षेत्रों की लगातार निगरानी करते रहते हैं। इसका रोस्टर भी हमारे रेंज ऑफिसर लेवल पर और सब डिवीजन लेवल पर उसमें बनाया जाता है। इसकी जो मॉनिटरिंग है वो हम एम स्ट्राइप ऐप के द्वारा करते हैं। उसमें सारा जो डिटेल है, कौन से क्षेत्र में पेट्रोल किया गया है, कितनी दूरी उन्होंने की है, पेट्रोल की, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो ये हमारा पैदल पेट्रोलिंग का एक प्रोटोकॉल हम चलाते हैं। इसके अलावा जिन क्षेत्रों पर पैदल जाना जहाँ पर संभव नहीं होता, वहाँ पर विभागीय जो हाथी हैं हमारे, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा रिजर्वायर वाला क्षेत्र है वहाँ पर हम बोट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बिल्कुल जाना संभव नहीं हो पाता, वहाँ पर हम या तो एटीवी और बाकी क्षेत्रों में ड्रोन का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि उन क्षेत्रों पे एक निगाह बनाई जा सके, कोई अवैध एक्टिविटी वहाँ ना हो रही हो, कोई अवैध प्रवेश ना हो रहा हो, इन चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। देखिए, हमारा जो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शंस होता है हमारे जो स्टाफ है उनके लिए, कि अपनी पर्सनल सेफ्टी, अपनी जो व्यक्तिगत सुरक्षा है उसको मेंटेन करने का रहता है, कि आप उसको सुनिश्चित कीजिए। किसी भी तरह का रिस्क जो इस तरह का होता है, जो लाइफ पे थ्रेटनिंग हो जाता है, कई बार ऐसे क्षेत्रों में अक्सर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, संभावना बनी रहती है, उसको दूर करने का हमारा रहता है। तो उसमें हम, जैसे मैंने कहा कि वायरलेस ले जाना और आर्म्स ले जाना वो उनके लिए कंपलसरी होता है, ठीक है। उसके बाद हम उनको बियर स्प्रे एक हमारा है, उसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अगर कोई कभी जानवर से बहुत आसपास आ जाए तो स्प्रे करके, वो बहुत पंजेंट स्प्रे होता है, उसको स्प्रे करके जानवर को दूर किया जा सके, ये भी एक प्रयास रहता है। हम स्मार्ट स्टिक का भी कुछ जगहों पे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने ट्रायल बेसिस पे भी इस्तेमाल किया है। उसमें एक ऑप्शन होता है कि अगर कोई बहुत जानवर पास आ जाए तो उसको एक बहुत तेज तीव्र उसका झटका भी दिया जा सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है, जो कि जानवर को मारता नहीं है, बट उसको झटका लगता है तो दूर हो जाता है। उस तरह की चीज़ भी की जाती है। ये सारी चीज़ें जो है हम उसमें पेट्रोलिंग जो हमारी है उसको एम स्ट्राइप ऐप में भी हम सारी चीज़ों को ले लेते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रत्नाकर साहू पर हमले की निंदा पर भाजपा नेता बोले, मेयर ने रोका क्यों नहीं। भुवनेश्वर नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू के साथ हुई मारपीट की घटना ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान ने इस घटना की कड़ी निंदा की है, लेकिन साथ ही उन्होंने भुवनेश्वर की महिला मेयर पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, जो भी हुआ वे बहुत दुखद था, लेकिन सवाल ये है कि इतना हंगामा क्यों हुआ जबकि मेयर खुद मौके पर मौजूद थी। उन्होंने ये भी कहा कि घटना रोकनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। सर, बीएमसी प्रेमिसेस में कल एक घटना हुई जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को के साथ मारपीट और हाथापाई की घटना सामने आई है, जिसमें आरोप लगा है कि जगह प्रधान के कुछ लोग थे जो कि उनके साथ हाथापाई की। आप क्या कहेंगे? देखिए, काल का एक दुखद घटना, ये को दृढ़ निंदा में भी करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हुआ बहुत दुखद की बात है। बाकी ये जो घटना हो रही थी, ये इतना क्यों ज्यादा बढ़ा, इतना हंगामा क्यों हुआ? वो सामने तो मेयर भी जो मैडम है
भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो भी खड़ी थी। उनका सुरक्षा कर्मी के साथ ये घटना को इसी समय भी रोका जा सकता था, लेकिन मेयर जैसे इनडायरेक्टली उसको देखना चाहती थी। ऐसा होना चाहिए, ऑफिसर को मार होना चाहिए, बा ऐसा कर रहे हैं कोई, वो हंगामा होना चाहिए, उनको इश्यू मिलना चाहिए। मेरे समझ में आ रहा है कि मेयर ऐसा जानबूझ के कर रही थी। सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम तो बीएमसी में है ना, वो सिस्टम को बोलती तो अरे भाई ये कौन हमारा ऑफिसर को मार रहा है, थोड़ा उसको रोको, उनको अरेस्ट करो, दरवाजा बंद कर दो, कोई जा ना पाए, ऐसा हो सकता था। लेकिन मेयर मैडम ने ऐसे नहीं की, जिसके कारण ये घटना और बढ़ा। और उनका ये सीसीटीवी का फुटेज नहीं था, ये मीडिया को भेजने वाली मेयर सुरक्षा कर्मी से रिकॉर्डिंग किया गया सब वीडियो फुटेज है। बाद में मुझे पता चला ऐसा कुछ जानबूझ के कर रही थी। मुझे लग रहा है मेयर, ये बड़ा प्रश्न है। एक ऑफिस में ऐसा कांड हो रहा है, मेयर उसको सामने खड़ा होकर उनके सुरक्षा कर्मी के साथ देख रही थी, और बीएमसी में भी सिक्योरिटी एजेंसी भी है, सिक्योरिटी का सिस्टम है, ये क्यों फेल हुआ, ये बड़ा प्रश्न है। बाकी ये घटना के पीछे और एक कारण भी है, क्यों इतना गुस्सा में गए ये लड़का लोग, क्यों इतना हंगामा किए। इसके पीछे क्या वो जो ऑफिसर है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, ये के स्वच्छ साथी महिला के साथ व्यवहार खराब किया। वो झूठा आरोप के साथ वो एक वार्ड से दूसरे वार्ड को भेजने वाला था, ऐसा रिपोर्ट दे दिया। वो स्वच्छ साथी को बुला के ताकीद किया और दुर्व्यवहार भी किया। तुम लोग बस्ती में रहते हो, जुगी झोपड़ी में रहते हो, नीचे लोग हैं, तुमको कॉर्पोरेटर को सलाम करना चाहिए, उनको उनका सम्मान देना चाहिए। ऐसा करके जाओ, ये क्षमा प्रार्थना करो कॉर्पोरेट के हस्बैंड के साथ, वो हस्बैंड तुमको लाइक नहीं करता। ऐसा कुछ बात बोल रही थी स्वच्छ साथी। मैं इसके सुनने के बाद मैं भी वो ऑफिसर को फोन किया। वो ऑफिसर थोड़ा नेगेटिव में था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भी इतना बोला कि अरे तुम कौन हो पूछने वाला, ये कमिश्नर को मैं दे दिया, वो तो उसको दूसरे वार्ड में भेजेंगे, कोई नहीं रुक सकता। मैं बोला कि अरे ऐसा बात क्यों कर रहे हो, मैं भी कॉर्पोरेटर था एक बार, मेरा वाइफ भी कॉर्पोरेटर थी, मैं भी बीएमसी में काम किया, मैं भी अभी पब्लिक में काम कर रहा हूं, मैं भी प्रत्याशी था, ये मेरा निर्वाचन कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं प्रत्याशी था। ठीक है, मैं कमिश्नरों को बताऊंगा तुम्हारा ऐसा व्यवहार के लिए। कमिश्नरों को भी मैं बताया ऐसा ऐसा आपका ऑफिसर मुझे बोला, और स्वच्छ साथी के साथ ऐसा किया। दूसरे एंगल में क्या, स्वच्छ साथी जो काम कर रहे थे उसके एडिशनल काम क्या है, गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम हो रहा है उड़ीसा में, अभी अभी पीएम का प्रोग्राम था, वो स्वच्छ साथी पीएम के प्रोग्राम को गाड़ी में जो कमीशन बोलने के बाद वो बस में महिला जो मिशन शक्ति वाला महिला सब लेके गई थी। तो इसीलिए जो बीजेडी का कॉर्पोरेटर है 34 वार्ड में,
वो कॉर्पोरेटर का स्वामी वो ताकीद कर रहे थे, क्यों पीएम का प्रोग्राम को लेके मुझे ना बता के लेके गई, तुझे दंड मिलना चाहिए। ये बीजेपी का प्रोग्राम में तू जा रही थी, स्वच्छ साथी है तू, ऐसे ही व्यवहार खराब किया, ऐसे भी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजौरी के धार सकरी गांव में गैस्ट्रो का प्रकोप। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के धार सकरी गांव में गैस्ट्रो एंटेराइटिस के कई मामले सामने आने के बाद भी जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। जल शक्ति विभाग राजौरी के कार्यकारी अभियंता सुदेश भगत ने बताया कि मानसून के दौरान ऐसे मामले आम हो जाते हैं। जल शक्ति विभाग राजौरी के कार्यकारी अभियंता सुदेश भगवत ने बताया कि मानसून के दौरान ऐसे मामले आम हो जाते हैं। ये जल जनित रोग है जो आमतौर पर दूषित पानी के सेवन से फैलते हैं। देखिए, मेरा नाम है सुदेश भगत, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन राजौरी। आपका कहना ठीक है कि ये मानसून से पहले, बरसात से पहले इस तरह के जो केसेस हैं वो आना मतलब एक रूटीन रही है, आते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक बड़ा मैसिव तरीके से पूरा पहले से ही एक ड्राइव जो है हमारा, एक प्रॉपर जो हमारे वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर हैं उनको पूरा क्लीनिंग की जा रही है और रेगुलरली उनको क्लोरिनेशन करके अगर पानी आगे सप्लाई किया जा रहा है, इंश्योर किया जा रहा है कि लोगों के घरों तक जो पानी पहुंचे वो सेफ हो और पीने योग्य, इस्तेमाल करने योग्य हो। सर, ये जो बीमारी देखने को मिल रही है तो इसमें सर क्या लगता है, क्या देखो, ये वाटरबॉर्न डिजीजेज हैं, ये लोगों के जो लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे लिटरेसी रेट अच्छा है, आप कंपेयर करिए पॉकेट वाइज, लिटरेसी रेट जहाँ अच्छा है वहाँ ये चीज़ें बहुत कम हैं। और आप रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे लाइफस्टाइल लोगों का उस तरह से है कि मतलब लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि लोकल जो ट्रेडिशनल बाउलीज हैं, स्प्रिंग सोर्सेज हैं, वहाँ का पानी जो है इस्तेमाल करते हैं। नो डाउट वो थ्रू द ईयर पानी जो है पीने लायक रहता है, लेकिन ये जैसे ही बरसात स्टार्ट होती है वो जो ओपन डेफिकेशन होती है, जहाँ कैटल्स डिस्पोज ऑफ करते हैं, उनका जो बरसात होने के बाद वो पानी जो आके लोकल बाउलीज में जो वाटर सोर्सेज हैं वहाँ पे आके वो उसको पल्यूट करता है। उसके मद्देनज़र हमने सारे जो ऐसे बाउलीज वगैरह थी उनको आइडेंटिफाई करके, जहाँ साकरी विलेज की बात करें अगर, तो हमने वहाँ पे वो पुलिस की मदद से उनको सील किया हुआ है। तो किस तरह से पूरी नजर रखी जा रही है ताकि ज्यादा ये बीमारी फैले ना और कोई ज्यादा पैनिक ना हो? देखिए, हमारे बर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब की डायरेक्शंस पे हम लोगों ने ये पूरा महकमा जो है ऑलरेडी हाई अलर्ट पे है। इसको ओवरली हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं, मतलब हाई लेवल पे इनको, मतलब 24/7 दिन या रात में कोई फर्क नहीं है, हम लोग हाई अलर्ट पे हैं। ऑल प्रिकॉशन जितने ले सकते हैं इतने हम लोग ले रहे हैं। टीम में किस तरह से लगी, क्या क्या टीम में? देखिए, अगर मैं साकरी की बात करूं तो वहाँ पे मेरे AWE और JE कंसर्न वगैरह जो हैं वो स्टेशन है वहाँ पे, बड़ा बारीकी से उस पर नज़र रखे हुए हैं। और जो हमारे लगभग 5 रिजर्वायर वहाँ पे हैं, जो 2 फंक्शनल हैं, 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 3 जो फंक्शनल हैं वहाँ पे वो प्रॉपरली क्लीनिंग और क्लोरिनेशन करके ही पानी दिया जा रहा है। वो एरिया जो अभी तक कवर्ड नहीं है वहाँ से हम टैंकर से पानी सप्लाई कर रहे हैं। एक ही एरिया है सर जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह ये बीमारी देखी जा रही है? हाँ, ये 24 को कुछ केसेस आए थे, तो इसीलिए ये ज़्यादा न्यूज़ में आया है। बाकी जहाँ पूरे मेरी जो जुरिडिक्शन है मेरे ऑफिस की, वहाँ और कहीं से भी कोई इस तरह का केस नज़र में नहीं आया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कोलकाता में कथित सामूहिक बलात्कार मामला, 12 घंटे में 3 गिरफ्तार, चौथा भी पकड़ा गया। कोलकाता में कथित सामूहिक बलात्कार की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मामला दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज से जुड़ा हुआ है और पुलिस ने इस अत्यंत संवेदनशील मामला मान रही है। कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि इस घटना की जांच गंभीरता से की जा रही है। ये एक संवेदनशील मामला है, इसीलिए फिलहाल जांच से जुड़ी अधिक जानकारी साझा नहीं की जा सकती, लेकिन मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि पुलिस ने 12 घंटों के कम समय में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाद में एक और गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस सभी सबूत एकत्र कर रही है और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। बारे में आप किस
किस तरीके से आश्वासन देना चाहेंगे? इन्वेस्टिगेशन किस स्तर पर है? लोगों को हाउ वुड यू लाइक टू एश्योर देम? ओके, সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে যে কেস হয়েছে ওটা পুলিশ তদন্ত করছে। যেহেতু কেস খুবই সেন্সিটিভ আছে, উই উড নট লাইক টু, আমরা খুব ডিটেলস আমরা কিছু দিতে চাইছি না। আমি এটাই বলবো, দ্রুত করে এফআইআর করা হয়েছিল। 3 জন এফআইআর অ্যাকিউজড প্রথম দিনেই ধরা পড়েছে, ইন লেস দেন 12 আওয়ার্স প্রথম 3 জন ধরা পড়েছে। তারপরে বেসড অন এভিডেন্স আরও একজন ধরা পড়েছে। অনেক এভিডেন্স আমরা কালেক্ট করেছি, সেইগুলো অ্যানালিসিস হচ্ছে। বাকি যে ইনভেস্টিগেশনের প্রসেস আছে সেটা হচ্ছে। শুধু আজকে কিন্তু একটা ইম্পর্ট্যান্ট ইস্যু আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব, থ্রু মিডিয়া এটা বলতে চাইব, ভিকটিমের আইডেন্টিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আছে, সেন্সিটিভ ইস্যু আছে। অ্যান্ড আমরা সবাই জানি এর জন্য মানে সুপ্রিম কোর্ট, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট, মাননীয় হাইকোর্ট সব জায়গা থেকেই অনেক গাইডলাইন আছে। অ্যান্ড অ্যাজ এ সিটিজেন উই শুড রেসপেক্ট, মানে আমরা রেসপেক্ট আমাদেরকে করতে শিখতে হবে, যাতে ওই মহিলার আইডেন্টিটি কেউ রিভিল না করে যে কোনো প্ল্যাটফর্মে, ইদার ইন মিডিয়া অর আদারওয়াইজ অন এনি সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম। তো কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে আমাদের এই আবেদনটা থাকবে, যাতে মহিলার আইডেন্টিটি কোনোভাবে কেউ কোনো প্ল্যাটফর্মে যাতে শেয়ার না করেন। এই ব্যাপারে আমরা আজকে একটা কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে একটা টুইট দেওয়া হয়েছে, কাইন্ডলি দেখে নেবেন। অ্যান্ড মিডিয়ার জন্য আমার রিকোয়েস্ট থাকবে, কোনোভাবে কেউ এটা যদি মানে যাতে চেষ্টা না করে, এই মেসেজটা আপনারা একটু স্প্রেড করে দেবেন। वो हिंदी में कुछ पूछना है और मैं I'll tell। कस्बा केस हुआ है, उसको लेके कोलकाता पुलिस की भूमिका को सबने ही सराहा है। क्या इसके बारे में आरजी करने के बाद में ये एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है कोलकाता में? और किछु আমি I have noted। যেহেতু কেস খুব সেন্সিটিভ আছে, তো কেসের ইনভেস্টিগেশন ডিটেলস আমি বলতে চাইছি না এই মুহূর্তে। খুব ইম্পর্ট্যান্ট, মানে আমাদের কাছে প্রচুর ডেটা এসছে, ওটা অ্যানালিসিস হচ্ছে। কোনোভাবে যাতে তদন্তের কোনো রকম কোনো এফেক্ট না পড়ে, সেই জন্য এখানে বলা উচিত হবে না। তো ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারে আমি কিছু বলবো না এই মুহূর্তে। বাট ইয়েস, ऑल नेसेसरी एक्शंस, जा एक्शन करार दरकार है, जो एक्शन पुलिस को लेना चाहिए वो अभी तक लिए गए हैं। एंड मैं ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो करना चाहिए वो किया जाएगा। एक आखिरी सवाल था आपसे, कि देखने को मिल रहा है कि मोनिजिक के खिलाफ कई सारे एफआईआर पहले भी कोलकाता पुलिस के अंदर में दर्ज था, लेकिन कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हुआ था, इसकी कोई वजह? नहीं, मैंने बताया ना कि हर चीज को जो है जांच के पहलू में रखा गया है। सो उसके बारे में कमेंट करना अभी ठीक नहीं होगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नफरत फैलाने वाले असली राष्ट्र विरोधी बोले प्रियांक खड़गे। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोल की हालिया टिप्पणी पर राज्य के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रियांक खड़गे ने कहा कि बहुत स्पष्ट रूप से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने अंतिम भाषण में राष्ट्र विरोध लोगों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जो जाति लगाकर दुश्मनी फैलाते हैं, जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रगति को बाधा डालते हैं, वही असली राष्ट्र विरोधी है। खड़गे ने आगे कहा कि जो लोग समाज में सांप्रदायिक घृणा के बीज बोते हैं वे राष्ट्र विरोधी है। आज कौन ऐसा कर रहा है ये सबके सामने है। लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं और नया आख्यान घड़ने की कोशिश कर रहे हैं। Once again reiterated that related to the RSS, after Mr. Dattatreya Hosbale made statement related to the secularism and the statement, you said RSS need to be banned and such things? Well, see, very clearly, Dr. Baba Saheb Ambedkar in his last speech has defined who is an anti-national. He very clearly says that those who create animosity by bringing in caste
and those people who are going to impede the social, political and economic progress of the country, they are the real anti-national. Those people who sow the seeds of communal hatred in the society are anti-national. So who's doing that right now, sir? Instead of asking tough questions to their political outfit about job loss, about manufacturing, about Pahalgam, about external affairs, what are they doing? They want to change the words of the Constitution. They want to change the Constitution. This is the narrative they want to bring in. Why these issues are raised by them? You should ask. RSS has never been for the Constitution. These are the same bunch of people who staged protest when the Constituent Assembly debates were going on. They burned the Constitution and said that we want Manusmriti as their Constitution. Didn't they say that? Please ask them to read their magazine organizers' archives, what they have written when on 26 January 1950, what they have written in their editorial. The answer lies there itself. Is Congress thinking to ban this if at all it comes to power next time, sir? We will see. It's not the first time they will be banned, right? Weren't they banned during, didn't Sardar Patel ban them? Then they went and fell at his feet. They pleaded, no, we will follow the law of the land. After that, Indira Gandhi ji banned it. Again they went and said, no, we will cooperate, we will follow the law of the land. There cannot be one law of the land for the rest of the country and for one organization like that. Will Congress looking to ban it? We'll see. Like I said, whatever we have to do within the ambit of the Constitution, within the ambit of the laws. We can't behave like them, no? आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम धामी ने CAMPA की दूसरी बैठक में ली भागीदारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में आयोजित CAMPA की दूसरी शासकीय निकाय बैठक में भाग लिया। इस बैठक में राज्य में पर्यावरणीय संतुलन, प्रतिपूरक वनीकरण और वन क्षेत्रों में विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन्य जीवन के संरक्षण, हरियाली बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए CAMPA का फंड प्रभावित और पारदर्शी उपयोग किया जाए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। CR केशवन बोले, कांग्रेस ने दलितों की अनदेखी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक हालिया बयान पर भाजपा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा नेता CR केशवन ने कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि खड़गे जी की हताश भरी स्वीकारोक्ति ये दिखाती है कि उन्हें कांग्रेस के प्रथम परिवार में सिर्फ एक रबर स्टैम्प अध्यक्ष बनाकर रख दिया है, उन्होंने अपमानित किया गया है। CR केशवन ने कहा कि ये टिप्पणी न केवल कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता को उजागर करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि दलित नेताओं को कांग्रेस में सिर्फ प्राथमिकता पदों पर सीमित रखा जाता है। Mallikarjun Kharge ji's frustrated confession blatantly exposes how the Congress first family has demeaned and degraded Kharge ji to function as a weak, powerless, rubber stamp Congress president. Also, Kharge ji's helpless remarks reveal the Dalit Virodi mindset of the Congress party and how the Congress party has zero respect for the dignity of Dalits and how the Congress party has scant regard when it comes to marginalized sections. One can never forget how the Congress party had abused and ill-treated the then Congress President Sitaram Kesari ji and ousted him from the office of Congress President. And even recently, we've seen during the Wayanad elections of Priyanka Gandhi Vadra, how Mr. Kharge ji, one of the most senior Dalit leaders in the country, was kept waiting outside the door when the nomination was being filed. That is how they insulted Kharge ji. This is the track record of the Congress party when it comes to treating Dalit leaders and leaders from the marginalized sections. Also, Kharge ji's remarks unmasks how, deep the dangerous dynastic, servile, psychophancy culture has enveloped the Indian National Congress. So much so, the INC, the Indian National Congress, now best stands for Indira Nehru Congress. For the Congress party, the nation does not come first. For the Congress party, our people do not come first. For the Congress party, even their own cadre does not come first. Only the welfare
and the interest, how to further the interest of the first family comes first, and we see the political rot, how it has set in the Congress party. The question which needs to be answered by the trio of the Nehru-Gandhi family, Srimati Sonia Gandhi, Srimati Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi, is what does Mr. Kharge mean when he says the High Command will decide? Who is this invisible High Command? Who is this all-powerful High Command whom Mr. Kharge ji himself as Congress President has to submit and, bow down to? That is the question Rahul Gandhi needs to answer. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनसीपी नेता रोहित पवार का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। रोहित पवार ने कहा, इस सरकार को एक बीमारी है, सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी बोलने को तैयार रहते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो अपने वादों को भूल जाते हैं। उन्होंने सरकार को गजनी सरकार कहा, जिसका तात्पर्य ये है कि सत्ता हासिल करने के बाद भी पुराने वादों को भूल जाते हैं। आज महाराष्ट्र में किसान दिवस मनाया जा रहा है और रोहित पवार ने इसका उपयोग सरकार को किसानों के लिए किए गए वादों की याद दिलाने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और सरकार को चाहिए कि वे अपने वादे पर कायम रहे। देखो, गजनी कौन था? तो गजनी एक व्यक्ति था जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसको सिलेक्टिव चीजें याद होती थी और कभी कभार जब इम्पोर्टेंट चीज होती है या जब इम्पोर्टेंट ओकेजन आते तो वो भूल जाता था। वैसे सरकार का हो गया। ये सरकार को एक डिजीज है कि वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी बताएगी और सत्ता आने के बाद वो भूल जाएगी। तो इसके लिए गजनी सरकार हमने बोला था इलेक्शन के वक्त। उन्होंने किसानों का कर्ज माफी हम करेंगे, किसानों को दिन में लाइट देंगे, फिर इंश्योरेंस के बारे में बताया था, लाड़किया बहन योजना में हम बढ़त करेंगे, ऐसे उन्होंने कहा था। लेकिन इलेक्शन होने के बाद कोई भी इस विषय के बारे में बात नहीं कर रहा। कोई भी सरकार में जो नेता है इस बारे में कोई भी कॉन्क्रीट बात नहीं कर रहा और जो भी बता रहे तो योग्य टाइम पे हम करेंगे या हमने बताया नहीं था। इनके जो इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो था उसमें भी ये चीजें लिखी थी, तभी वो भूल गए। आज किसान दिन है महाराष्ट्र में, तो थोड़ा सा सरकार को याद दिलाना चाहते हैं हम कि ये चीजें आप भूल गए जो आपने लोगों को बताई थी। एक नया बिल जो है वो पास किए जाने की बात कही जा रही है, जन सुरक्षा बिल, जिसको लेकर लगातार विरोधक जो है वो अपोज कर रहे हैं। सत्ताधारी का ये कहना है कि ये अधिवेशन में इस पर बात की जाएगी और जल्दी इसे टेबल किया जाएगा। क्या बिल में जो है कमियां हैं वो आपको लगता है? नहीं, एक तो बहुत डेंजरस बिल है, उसको लाने की जरूरत नहीं। एक साइड जो अपने अमित जी है, अमित शाह जी, जो देश के होम मिनिस्टर है, वो बता रहे हैं कि 26 तक पूरा नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और दूसरे बाजू को उनका ही सरकार महाराष्ट्र में ऐसा कह रहा है कि नक्सलवाद अभी बढ़ते जा रहा है, इसीलिए ये कायदा लाना है। अभी अगर कायदा अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसे कुछ कलम हैं जहां पे लोग डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, कोई भी आंदोलन नहीं कर सकता, कोई भी अपनी बात जो संविधान का आपका हक है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये चीज़ें बहुत डेंजरस है और अगर उसमें ऐसे भी प्रोविजंस के आपकी अगर जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, वो भी उसका कब्जा ये सरकार वहां पे ले सकती है। तो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है आगे जाके। जो संविधान है, जो हमारा बेस है, जिसके कारण हम बात कर सकते हैं, तो वही हमारा जो हक है, लोगों का हक है, वो निकल जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल, अबू आजमी के एंटीसिपेटरी बेल जो है वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। औरंगजेब पर कमेंट जिस तरीके से किया गया था उसके बाद कोर्ट का वो एक्शन है। सरकार इस पर अभी तक सरकार का ये स्टैंड है कि इस पे जो है कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। आप कैसे देखते हैं उनके बयान को और कोर्ट के इस एक्शन? नहीं, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। अभी नेक्स्ट सेशन आ गया, लास्ट सेशन में उन्होंने कुछ कहा था, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कोर्ट में विषय गया, कोर्ट ने भी शायद उनको बेल रिजेक्ट की जो है, तो सरकार ने इमीडिएटली उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे है कि आगे जाके और एक आध स्टेटमेंट वो कर लेंगे, क्योंकि उनके लिए पूरा स्टेट, पूरा इंडिया सिर्फ उनका मतदार संघ है। मतदार संघ को देखते हुए, उनका जो मतदान का इक्वेशन देखते हुए वो स्टेटमेंट देते जाते हैं और बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो सरकार का एक आध व्यक्ति उनको फोन करके बताता है आज ये स्टेटमेंट करो, क्योंकि लोगों में विषय शिफ्ट होना चाहिए, ड्रिफ्ट होना चाहिए, ध्यान हटाना चाहिए, तो वो ऐसे आके सरकार का सुनते हुए कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं। इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। जो व्यक्ति इस तरीके का स्टेटमेंट देता है वो महाराष्ट्र में जो भी प्रतिनिधित्व करता है एमएलए, वो चीज योग्य नहीं है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
दक्षिण रेलवे में नया OTP आधिकारिक टिकट बुकिंग सिस्टम। दक्षिण रेलवे के क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श दात्री समिति के सदस्य जाफर अली ने बताया कि 15 जुलाई से टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आने वाला है। अब तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान यात्रियों को मोबाइल पर OTP मिलेगा जब उनके आधार से जुड़ा होगा। इससे टिकट बुक करना और भी सुरक्षित और सरल हो जाएगा। इसके साथ ही रेलवे मंत्रालय यात्री आरक्षण प्रणाली को अपडेट कर रहा है, जिससे टिकट बुकिंग क्षमता को जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। पहले जहां 1 मिनट में 32,000 टिकट बुक होती थे, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 1.5 लाख टिकट प्रति मिनट कर दी गई है। MGFA Jafar Ali, I am member of the Zonal Railway Users Consultative Committee for Southern Railway. So Government of India, Ministry of Railways has announced very good things for its passengers. The important thing that has been implemented by from today, Aadhaar linked should be merged with the Tatkal scheme. The Aadhaar should be linked with the Tatkal from today, that is 1st July. And it is very important, the thing is, from 15th of July, if you book the tickets through Tatkal, the OTP will come to your mobile, which is connected with the Aadhaar. So from that you can book your ticket easily. It was an issue previously that agencies that used to book the tickets and you cannot get some sort of confirmations. So based on these allegations, Ministry of Railways has introduced a very good scheme for its passengers, that Aadhaar should be linked with the Tatkal scheme, so that while booking through Tatkal, you will get an OTP. From that OTP, you will get a confirmation tickets. And moreover, the second thing is, when you get the confirmation only by 4 hours of your time of journey. Now, Southern Government of India, Ministry of Railways, the Railway Board has recommended to the Ministry of Railways that 4 hours is increased by 8 hours. By you are going to your destination by 2 p.m. in the noon. So before one day, by 9 p.m. in the night, you get the confirmation. So it's a very basic news, sir. And you can plan your journey 8 hours before. Whether it is confirmed, is it not confirmed, you can plan journey 8 hours before. I think this is a historic announcement by the Indian Railways. As a member of ZRUCC, I want to thank Ashwini Vaishnav, Minister for Railways, and the Railway Board. And sir, the important thing, one more important thing to the passengers is, Government of India, Ministry of Railways as upgrading the passengers reservation system. What is the passenger reservation system? So per minute, 32,000 tickets used to be booked all over the country. Now they are upgrading the system in per minute. In future, I think within some months it is going to be implemented. So per minute, 1.5 lakhs tickets will be booked. So website and all things to the railway, they are in 5G, 6G speed, we can say they are generating it. So per minute, 1.5 tickets throughout the country can be booked. I think that is quite a historic thing. And and as far as the rate is concerned, the cost of concern, we didn't think so this much increased. 2014 it was increased, 2020, and now it has been increased. And the thing is, AC coaches, 1 kilometer, Railway Ministry have increased only 2 paisa. 1 kilometer 2 paisa for AC coaches, and non-AC mails and express 1 kilometer 1 paisa. I don't think so that will more affect the low class passengers.
who travel in a non-AC or any. And second class, as far as second class is concerned, 500 kilometers, there is no extra cost. Only 501, half paisa per kilometer. Only half paisa per kilometer. And as far as suburban trains are concerned, rates have not been increased. So this is the historic thing by the Indian Railway that is quite welcomeable. As far as I am the member of Zonal Railways Consultative Committee, I welcome it, and I thank Government of India, Ministry of Railways, Minister for Railways Ashwini Vaishnoji for this initiative, sir. Thank you. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रमोद तिवारी बोले, शिक्षा पर पड़ेगा बुरा असर। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भाजपा सरकार की इस नीति की कड़ी निंदा की है। प्रमोद तिवारी ने कहा, कांग्रेस सरकार ने लगभग हर गांव में प्राथमिक विद्यालय खोले थे, कुछ बड़े गांव में तो 1 से अधिक स्कूल भी थे, लेकिन अब भाजपा सरकार ने विलय नामक एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत 2 या 2 से अधिक स्कूलों को एक में मिला दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कदम से स्कूलों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे शिक्षा के स्तर पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। तिवारी ने इसे निंदनीय कदम करार दिया और कहा कि इससे खासकर ग्रामीण और छोटे गांव के बच्चों को शिक्षा से वंचित होने का खतरा है। कि गरीब का बेटा बेटी पढ़ लिख ले। पहले स्कूलों के लिए 5-5, 7-7 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता था। कांग्रेस सरकारों ने हर गांव में प्राथमिक विद्यालय खोले। यही नहीं, जो बड़े गांव थे उनमें 1, 2, 3 खोले, जिससे घर से विद्यालय की दूरी ज्यादा न रहे और गरीब का बच्चा वहां निःशुल्क पढ़ सके। पर वारे भाजपा की सरकार, आप नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा पढ़े, और इसीलिए उन्होंने एक काम किया है, एक नया शब्द ढूंढा है, मर्जर, यानी 2 विद्यालय एक में मर्ज किया जाए। जरा भाजपा के लोगों को जरा थोड़ी तो बुद्धि आ जाए। जब एक दूसरी जगह मर्ज होगा तो वो तो बंद हुआ ना, तो क्या कर रहे हैं? शिक्षा का जो विस्तारीकरण था उसे रोक के उसे खत्म कर रहे हैं। मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, ये गरीब के बेटे बेटी को अशिक्षित रखने का, वो अपने अधिकारियों के लिए बोल न सके, एक ऐसा प्रयास है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। एक और बड़ा अहम सवाल है सर, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मुंबई में महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने विधानसभा परिसर के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का उद्देश्य था कि राज्य सरकार की नीतियों और निर्णयों के खिलाफ अपनी नाराजगी जताना। नेताओं ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और जनता की समस्याओं को अनदेखा करने का आरोप भी लगाया गया। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने कहा कि सरकार ने जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है और विभिन्न क्षेत्रों में असंतोष फैला रही है। पैसे खाते बकास रद्द करा शक्तीपीठ रद्द करा शक्तीपीठ रद्द करा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
गोवा के मुख्यमंत्री ने बैंकर्स मीट में लिया हिस्सा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ताज विवांता पणजी में आयोजित गोवा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बैंकर्स मीट में हिस्सा लिया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उत्तर और दक्षिण गोवा के बैंक शाखा प्रबंधक एकत्रित हुए, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण और आजीविका परियोजनाओं को सुदृढ़ बनाना था। मीट में वित्तीय समावेश, ऋण की पारदर्शिता और किसानों तथा ग्रामीण उद्यमियों के लिए बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने पर गहन चर्चा हुई। Linkage and enterprise financing under DAY NRLM. Thank you, everyone. Kindly be seated. Kind request to Shri Tilak. And also kind request to Premraj Shirodkar sir to give his welcome address. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को तीसरी भाषा बनाने के आदेश रद्द किए। मुंबई में 5 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने के 2 सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया है। इस निर्णय के बाद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे की एक संयुक्त रैली आयोजित की गई थी, जो अब एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। रैली में भाजपा नेता राम कदम ने कहा, दरअसल देवेंद्र फडणवीस सरकार ने उद्धव ठाकरे के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसके तहत बच्चों को हिंदी सीखना अनिवार्य कर दिया गया था। ये फैसला महाराष्ट्र के बहुभाषी सामाजिक ताने बाने के लिए सकारात्मक है। नहीं, किसी को जल्लोश करना है तो उनको मुबारक, पर जल्लोश इस बात का हो कि जिस उद्धव ठाकरे ने जबरन छोटे छोटे बच्चों पर हिंदी भाषा सीखो इस प्रकार के जुल्म ढाए थे, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस सरकार ने उनका फैसला निरस्त किया और वो छात्र अपनी पसंदीदा भाषा को चुन सकता है। उसके माता पिता तय करेंगे कि उनका छात्र कौन सी भाषा चुने। यह नैतिक अधिकार देवेंद्र जी ने दिया। जबरदस्ती करने का काम उद्धव ठाकरे ने किया, तो इनकी वो जबरदस्ती का फैसला निरस्त हमारी सरकार ने किया, तो इस बात का जल्लोश हो। और ये कौन सा तरीका? स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जब कुछ बोल देते तब कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मैंने नहीं बोला। यहां तो उद्धव ठाकरे का फैसला है, दस्तावेज मौजूद है, उसके बावजूद भी कह रहे कि ये मेरा फैसला नहीं। क्यों डर रहे हो आप? अगर फैसला लिया है तो सीना तोड़ करके बोलो हाँ लिया है फैसला। ये तो हमारी सरकार है, उनका ये फैसला हमने निरस्त किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स गोरखपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित अखिलेश भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, जब भी हम एम्स का नाम सुनते हैं हमारे मन में विशेष उच्चार, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, उन्नति तकनीकी और संक्रमित डॉक्टरों की छवि उभरती है। एम्स भारत में स्वास्थ्य सेवा के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति ने बताया कि एम्स नई आशा का प्रतीक है, चाहे वे चिकित्सा शिक्षा हो, इलाज हो, शल्य चिकित्सा तकनीकी हो या शीघ्र निंदा। एम्स ने आयुष और एलोपैथी दवाइयों के माध्यम से उपचार को अपनी प्रणाली के एकीकृत किया है, जिससे ये सेवा राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है।
एम्स गोरखपुर के इस प्रथम दीक्षांत समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, संसद सदस्य श्री रवि किशन जी, प्रेसिडेंट एम्स गोरखपुर श्री देश दीपक वर्मा जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेजर जनरल डॉक्टर विभा दत्ता जी, संकाय सदस्यगण, प्राध्यापकगण, सभी डॉक्टर्स और नर्सेस, गणमान्य अतिथियों, प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, नमस्कार। एम्स गोरखपुर के पहले दीक्षांत समारोह के विशेष अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज उपाधि प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों को मैं बधाई देती हूँ। स्वर्ण पदक विजेताओं को मैं विशेष बधाई देती हूँ। आज का ये कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं, शिक्षा, सेवा और समर्पण के मूल्यों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने का महत्वपूर्ण अवसर है। मैं एम्स गोरखपुर के सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और कर्मचारियों को इस दीक्षांत समारोह में आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एम्स का नाम सुनते ही मन में विश्व स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा, आधुनिक टेक्निक और समर्पित डॉक्टरों की एक छवि आंखों के सामने उभरती है। एम्स संस्थान भारत की चिकित्सा क्षमता के प्रतीक है। यहाँ हर मरीज को उम्मीद की नई किरण दिखाई देती है। एम्स ने भारत में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और उपचार के क्षेत्रों में उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। चाहे सर्जरी की नई टेक्निकी हो, अर्ली डायग्नोस्टिक्स के उपकरण हो या फिर आयुष और एलोपैथी के समन्वय से बीमारियों का इलाज, एम्स ने नवाचार को अपने कार्यशैली का हिस्सा बनाया है। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि देश का पहला एम्स स्थापित करने का जो उद्देश्य था, उसे पूरा करने में सभी एम्स संस्थान सफल रहे हैं। एम्स संस्थान आज गुणवत्ता, सेवा और नवाचार के केंद्र बन गए हैं। एम्स गोरखपुर इस परंपरा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। इस संस्थान ने बहुत कम समय में शिक्षा, अनुसंधान और चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह संस्थान हर वर्ग के नागरिकों के लिए सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। इसीलिए मैं इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चाहे कोई गरीब हो, ग्रामीणों हो या शहरी नागरिक, इस संस्थान में सबके लिए समान गुणवत्ता का इलाज उपलब्ध है। मुझे बताया गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश, सीमावर्ती बिहार और नेपाल के लोगों के लिए उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा के केंद्र के रूप में एम्स गोरखपुर प्रसिद्ध हो रहा है। इस अवसर में पर सभी डॉक्टर्स से कहना चाहूंगी, चिकित्सा लोगों की सेवा करने के साथ साथ देश की सेवा का माध्यम भी है। डॉक्टरों का समाज और देश के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये केवल रोग का इलाज नहीं करते, बल्कि एक स्वस्थ समाज की नींव भी रखते हैं। जब देश के नागरिक स्वस्थ होते हैं तो उनकी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है और ये राष्ट्रों की उन्नति में भागीदारी बन सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि डॉक्टरों की सेवाएं ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में भी उपलब्ध हो। देवियों और स्वजनों, गोरखपुर और देश के अन्य स्थानों पर एम्स की स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गई है कि देश के हर कोने में उत्कृष्ट चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो। आज पूरे देश में अनेक एम्स कार्यरत है, जिनके द्वारा स्थानीय लोगों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है।
साथ ही स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में रोजगार और शिक्षा के अवसर भी बढ़े हैं। विदेशों से भी मरीज भारत में इलाज के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ इलाज न केवल सुलभ है बल्कि गुणवत्तापूर्ण भी है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने में एम्स जैसे संस्थानों की निर्णायक भूमिका रही है। भारत में इलाज का खर्च अन्य के कई देशों की तुलना में बहुत ही कम है, जिसके कारण विदेशों से भी लोग इलाज के लिए यहाँ आते हैं। ये भारत का एक गौरव का गाथा है, बहुत खुशी की बात है। एम्स की पारदर्शिता, नैतिकता और अनुसंधान आधारित इलाज प्रणाली ने इसे वैश्विक मंच पर एक प्रतिष्ठित संस्थान बना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि एम्स गोरखपुर सहित देश के सभी एम्स संस्थान भारत को एक वैश्विक चिकित्सा केंद्र के रूप में स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक डॉक्टर का व्यवहार भी मरीज की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालता है। आज आप डॉक्टर बन गए हैं। आप जब इस करियर के अलावा आप दूसरे आपको अपना आर्थिक और सामाजिक उत्थान करने के लिए बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे ऑप्शन था, लेकिन आप इस प्रोफेशन को, इस करियर को चुना। इसीलिए मैं समझती हूँ आपके मन में कहीं ना कहीं सेवा भाव का और आपके परिवार भी सेवा भावना का है, इसीलिए आप इस करियर को चुना। इसीलिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक संवेदनशील डॉक्टर न केवल दवा से बल्कि अपनी व्यवहार से भी मरीज को जल्दी ठीक होने से मदद करती है। साक्ष्य दर्शाते हैं कि सहानुभूतिपूर्ण देखभाल से मरीज की हालत में तेजी से सुधार होता है। इसी तरह डॉक्टर के धैर्य और समर्पण की भावना समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करती है, जिससे अन्य लोगों भी प्रेरित होते हैं। डॉक्टर एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक सेवा होता है। इसका कोई 24 आवर्स सेवा ये ट्रांसफरेबल नहीं है। कभी आप रात में थका हारा सोए हैं, आधी रात को कोई टेलीफोन किया, फिर आपको जाना पड़ता है। आप 2 घंटा काल सो सकते हैं, लेकिन आप आज जो सो जाएंगे तो एक जिंदगी चली जाएगी। आप खाने का एक निवाला लिए हैं, आपको कोई टेलीफोन आया तो शायद आप वो खाना खा के थोड़ा रेस्ट करके जाएंगे तो वो जिंदगी शायद नहीं रहेगा। इसीलिए ये एक इमरजेंसी सर्विस है। इसीलिए हमारे यहाँ अभी भी डॉक्टरों को भगवान मानते हैं। हम भगवान को देखे नहीं, हम कभी सुने हैं, लेकिन चलते फिरते भगवान जिसके कदमों के नीचे अपने मरीजों को फेंक देते हैं कि डॉक्टर साहब इसको बचाओ, उनके पास कुछ आर्थिक व्यवस्था है कि नहीं, उनके पास कुछ है कि नहीं, आपको सोचना पड़ेगा और उसको जिंदगी को बचाना पड़ेगा। यही मानवता है, यही डॉक्टर है। इसी तरह डॉक्टर के धैर्य और समर्पण की भावना समाज के एक आदर्श प्रस्तुत करती है, जैसे कि अन्य लोगों को भी प्रेरित करते हैं। डॉक्टर्स को अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन एम्पैथी के महत्व को समझना आवश्यक है। मैं मेडिकल एजुकेशन से जुड़े सभी हितधारकों से भी अपील करूंगी कि भावी डॉक्टर्स को शुरुआत से ही एक ऐसा इकोसिस्टम प्रदान किया जाए जिसमें वे अपने कौशल के साथ साथ डॉक्टर पेशेंट्स कम्युनिकेशन, रोल ऑफ एम्पैथी इन हीलिंग और ट्रस्ट
बिल्डिंग जैसे विषयों के बारे में भी जाने और अपनी कार्यशैली में को अपनाएं। इसीलिए आप डॉक्टर बने हैं, बहुत सारे परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर होने के बाद आप कितना धनवान हुए, आप कितना सामाजिक सम्मान आपको मिला, लेकिन आप कोई पेशेंट, दरिद्र पेशेंट हो या कोई भी पेशेंट के चेहरे पे या उनके फैमिली के चेहरे पे जो मुस्कान आपको देखने को मिलेगा, शायद वो कोई अर्थ से उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। जो सुकून मिलेगा, जो खुशी मिलेगा, जो चेहरा से मुस्कान से, शायद वो खुशी शायद कोई आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप जो चुने हैं, आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, लेकिन इस चीज को आपको जिंदगी भर निभाना है। तो आप जो, क्योंकि डॉक्टर का ऑफिशियली रिटायरमेंट होने के बाद डॉक्टर के भी रिटायर नहीं होते, जिंदगी भर ये सेवा आपको मिला है। इसीलिए आपके पेरेंट्स को आपको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सेवा करते रहिए। और ये कहते हैं स्वास्थ्य ही संपदा, ये स्वास्थ्य रूपक संपदा लोगों को देते जाइए, आपको सुकून मिलेगा, आपके चेहरा पे खुशी मिलेगा और आप दुनिया में जीते रहेंगे, आपके नाम जीते रहेगा। आप रहे ना रहे, लेकिन आपके नाम दुनिया में गूंजते रहेगा। आपके करियर और जीवन में ये हमेशा याद रखें कि चिकित्सा केवल एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि मानवता की सेवा है। आज जहां भी कार्य करें, करुणा और ईमानदारी को अपने चिकित्सा का हिस्सा बनाएं। टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन के बारे में तो आप सब जानते हैं। आज हम देख रहे हैं कि टेलीमेडिसिन, एआई इन डायग्नोस्टिक, रोबोटिक सर्जरीज, वेरिएबल हेल्थ टेक जैसे टेक्निकी चिकित्सा सेवा को बेहतर बना रही है। मुझे बताया गया है कि एम्स के द्वारा रोबोट असिस्टेड सर्जरीज और एआई बेस्ड कैंसर डिटेक्शन का उपयोग किया जा रहा है, जो चिकित्सा नवाचार के लिए भारत की तत्परता को दर्शाता है। एआई ड्रिवन हेल्थ केयर में एथिक्स, डेटा प्राइवेसी और ह्यूमन टच बनाए रखने पर भी विचार करना आवश्यक है। प्यारे विद्यार्थियों, आप आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये आपकी मेहनत और दृढ़ संपर्क का परिणाम है, लेकिन आपकी सफलता में आपके माता पिता और आपके शिक्षकों की भूमिका में आप कभी कमी नहीं है, आप उसको भूलना नहीं है। ऐसी मैं आशा करती हूँ। साथ ही मैं आप सभी से अपेक्षा करती हूँ कि आप अपने ज्ञान का उपयोग केवल अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए ना करें, आप समाज के उन वर्गों के लिए भी कार्य करें जिन्हें चिकित्सा सेवाओं की सर्वाधिक आवश्यकता है। कई ग्रामीणों तथा आदिवासी क्षेत्रों में वंचित समुदायों के लिए अब भी उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं की कमी है। इस एम्स संस्थान किस परिकल्पना के साथ, किस भावना के साथ बनाया गया है, मैं चीफ मिनिस्टर के साथ जो बात कर रही थी मैंने सुनी। एक ऐसे वाला बीमारी जो 1 से 15 साल के बच्चों, जो गरीब बच्चों, क्योंकि उनके पास ना रहने का, ना खाने का, ना स्वच्छता का कुछ व्यवस्था था, उन बच्चों को हो रहा था। मैंने सुना वो बीमारी अभी खत्म हो गया है। इसलिए इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आप इस बारे में विचार करेंगे और ऐसे क्षेत्रों और लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य सेवा की दिशा में कार्य करेंगे। मैं आशा करती हूं कि आप सब अपने कार्य से एम्स गोरखपुर और देश का नाम रोशन करेंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
to rise. I request all of you to rise for the national anthem. अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मिनल के साथ देश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।